हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, विच इज अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव। तो इन डिटेल सारी की सारी चीजें हम समझेंगे, साथ के साथ एफआरए के बारे में भी इन डिटेल यहां पर स्टडी करने वाले हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड फर्दर सीआईबी फुल कोर्स इज अवेलेबल अलॉन्ग विद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो उसको आप फटाफट से एनरोल कर सकते हो विजिटिंग द वेबसाइट iibf.info। तो आपको हमारी वेबसाइट iibf.info को विजिट कर लेना है एंड वहां पर जाकर के आप हमारे जो कोर्सेज है उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड फर्दर इफ यू वांट टू गेट द फ्री पीडीएफ, वो भी यहां पर इसी वेबसाइट यानी कि iibf.info के ऊपर ही अवेलेबल रहने वाली है। सो डू विजिट राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि आईआईबीएफ का जो कैलकुलेटर है, एग्जाम कैलकुलेटर है, दैट इज आल्सो अवेलेबल, जिसके थ्रू आपको सिर्फ अपने अटेम्प्ट्स एंड स्कोर्स में यहां पर डालने हैं एंड यू विल बी गेटिंग टू नो कि आपके कौन से एग्जाम्स पेंडिंग है एंड कितने अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं। वो सब चीज आपको वहां पर पता लग जाएंगी। So do hurry up, visit the website, register yourself now and get the access to the immerse जो आपके पास यहाँ पर स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू जीआईबी सीआईबी वो भी मिल जाएगा एंड साथ के साथ ये कैलकुलेटर का एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। इट्स रिलेटेड टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मैं पहले आपको बेसिक से तरीके से बता देता हूं। लेट्स से केस कि यहां पर ए पर्सन है एंड यहां पर बी पर्सन है, राइट? एंड ए पर्सन वांट्स टू बाय द यूएसडीज आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने के बाद ये कोई भी कॉमोडिटी या फिर कोई भी यहां पर करेंसी ये परचेज करना चाहता है। एंड फर्दर यहां पर ये दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं एंड बी कहता है कि मैं इतने प्राइस में आपको दे दूंगा। लेट्स से केस कि इसके यहां पर जो इसने एसेट परचेज करना है, जो करेंसी परचेज करनी है, उसका प्राइस आज की डेट में 75 रुपीज है। लेकिन 2 महीने के बाद यहां पर जो प्राइस यहां पर दिया जा रहा है बी के द्वारा ए को, वो दिया जा रहा है 77 रुपीज का। यानी कि नो मैटर वट मार्केट में उस टाइम पर कोई भी प्राइस हो, जो पर्सन बी है वो यहां पर 77 रुपीज में जो यहां पर करेंसी है वो प्रोवाइड कर देगा 2 महीने बाद पर्सन ए को। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? वी से इट टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बेसिकली डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये कहती है कि इनकी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इट्स वैल्यू इज बेसिकली बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एसेट ओवर देयर। यहां पर जो अंडरलाइंग एसेट है वो यहां पर करेंसी है एंड फॉर द इसके बेस पर इसकी वैल्यू जो हुई है वो यहां पर डिराइव हुई है। सेकंड फैक्टर इट्स रिलेटेड टू कि यहां पर जो ये डेरिवेटिव है, यहां पर पर्टिकुलरली हेज यानी कि सेफगार्ड करने के लिए यूज किया जा सकता है। सेफगार्डिंग कैसे? अब यहां पर पर्सन अपने आप को सेफगार्ड कर सकता है क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होंगी, तो हो सकता है कि आफ्टर 2 मंथ्स जो प्राइस है वो इवन ज्यादा हो, ठीक है? तो उसके केस में अपने आप को सेफगार्ड कर लेगा। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक बात यहां पर पते में समझने वाली है, दैट्स रिलेटेड टू कि चाहे 2 महीने के बाद जो प्राइस है वो यहां पर 74 रुपीज रह जाए, स्टिल द ए इज हैविंग द ऑब्लिगेशन कि उसको 77 रुपीज में ही इस पर्टिकुलर करेंसी को यहां पर खरीदना पड़ेगा फ्रॉम पर्सन बी ओवर देयर, राइट? अभी हो गया बेसिक पार्ट। अब यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में दो काउंटर पार्टीज होती हैं। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड हुआ या फिर पर्टिकुलरली ओटीसी हुआ। इट इज अ ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर, जिसमें दो काउंटर पार्टीज रहती हैं। वो यहां पर जो भी डील हो रही है उसके पैरामीटर्स को यहां पर डिसाइड करती है एंड उसके बेस पर वो अपनी ट्रांजेक्शन में एंटर कर जाते हैं। अब यहां पर एक काउंटर पार्टी की लॉन्ग पोजीशन रहेगी जिसको हम लॉन्ग फॉरवर्ड कहते हैं। काइंडली इन टर्म्स को ध्यान में रखना क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं के बेस पर रहने वाला है। तो जो आपके पास यहां पर लॉन्ग पोजीशन में पर्सन होता है, जो कि पर्टिकुलरली लॉन्ग फॉरवर्ड होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन यहां पर चीज को खरीदना चाहता है। ही वांट्स टू बाय द थिंग, ठीक है? एंड दूसरी जो काउंटर पार्टी होती है उसको हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन में या फिर शॉर्ट फॉरवर्ड में, जो कि सेल करना चाहता है। लॉन्ग फॉरवर्ड के ऊपर ऑब्लिगेशन रहती है कि ये परचेज करना चाहता है एंड जो आपके पास शॉर्ट फॉरवर्ड रहता है इसके ऊपर ऑब्लिगेशन रहती है कि सेल करना चाहता है, राइट? अब यहां पर ए की जो पोजीशन है वो लॉन्ग फॉरवर्ड है, बी की जो पोजीशन है वो यहां पर शॉर्ट फॉरवर्ड की यहां पर पोजीशन है। एंड जो एसेट यहां पर रहता है यानी कि जैसे इस केस में करेंसी थी, दैट इज सेट टू द अंडरलाइंग एसेट ओवर देयर। एंड फॉर फ्यूचर टाइम जिसके बाद ये ट्रांजैक्शन जो है वो अकर होनी है, दैट इज सेट टू द एक्सपिरेशन डेट ओवर देयर। इस केस में वो डेट जो होगी वो 2 महीने के बाद की होगी, तो यहां पर जो एक्सपिरेशन डेट होगी वो यहां पर 2 महीने के बाद की होगी। नाउ द प्राइस एट विच द एसेट इज टू बी परचेज, अब इस केस में यहां पर 77 रुपीज यानी कि 2 महीने के बाद जिस यहां पर प्राइस के ऊपर जो एसेट है उसको खरीदा जाएगा, दैट इज अ फॉरवर्ड प्राइस। उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द फॉरवर्ड प्राइस ओवर देयर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एडवांटेजेस क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के। पहली चीज मैंने आपको बताई कि प्राइस की अनसर्टेनिटी हो सकती है कि 2 महीने के बाद प्राइस कितना भी हो, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको पता है कि 77 रुपीज में मिल रहा है, तो यू कैन लॉक इन द ट्रांजेक्शन ओवर देयर। एंड कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि ये ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को आपस में दोनों अपनी कंडीशंस के हिसाब से टेलर कर सकते हैं, ठीक है? दीज आर द बेनिफिट्स। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहां पर सबसे पहली चीज है कि दोनों पार्टीज को यहां पर एंटर करना पड़ेगा। अब दो पार्टीज को ट्रांजेक्शन में एंटर करने के लिए, लेट्स से केस कि ए 2000 यूएसडी परचेज करना चाहता है, तो यहां पर ट्रांजेक्शन को मैच करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, मैचिंग कई बार डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि बी जो है
वो ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहता हो, या बी जो है वो कम क्वांटिटी सेल करना चाहता हो, लेकिन एग्जैक्ट उतनी क्वांटिटी सेल करना चाहता हो, इतना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। सेकंड थिंग इट्स रिलेटेड टू कि यहां पर नॉन परफॉर्मेंस हो सकती है, काउंटर पार्टी रिस्क इसमें प्रेजेंस रहता है, क्योंकि यहां पर दो पार्टीज आपस में डायरेक्टली डील कर रही हैं, तो डेफिनेटली यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी, चाहे बायर चाहे सेलर, अगर इसमें से दोनों में से कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को टाइमली फुलफिल नहीं करती है, तो दैट इज सेड टू बी व्हाट, उसको हम नॉन परफॉर्मेंस या फिर काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं, वी से टू बी काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। क्योंकि ईटीसी के केस में यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके केस में तो नहीं होता है, लेकिन जो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके केस में आपके पास जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो हमेशा प्रेजेंट रहता ही रहता है, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पे ऑफ ऑन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर। अब पे ऑफ का बेसिक मतलब हमारे पास क्या होता है, पे ऑफ जो होता है बेसिकली दैट्स रिलेटेड टू कि आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपिरेशन के ऊपर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जब वो एक्सपायर हो जाएगा उस टाइम पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी। आइदर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। पॉजिटिव पे ऑफ तब होता है जब आपके पास जो एसेट रिसीव हो रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फॉरवर्ड प्राइस। लेट्स टेक द कंसीडर, यही यहां पर एग्जांपल लेते हैं जहां पर ए एंड बी के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है, एंड यहां पर 77 रुपीज में यहां पर दिया जाएगा यूएसडी आफ्टर 2 मंथ्स। नाउ लेट्स द केस कि आफ्टर 2 मंथ्स जो स्पोर्ट रेट था यूएसडी का, दैट इज पर्टिकुलरली द करंट प्राइस जो है वो 78 रुपीज हो गया, ठीक है। अब यहां पर ए जो है 77 रुपीज के हिसाब से पेमेंट कर देगा बी को, बट उसे जो वैल्यू यहां पर मिल रही है वो कितने वैल्यू की मिल रही है, वो 78 के हिसाब से मिल रही है, दैट इज एक्चुअली द पे ऑफ। तो यहां पर क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, विल बी सेइंग कि यहां पर जो पे ऑफ है दैट इज अ पॉजिटिव पे ऑफ ओवर हियर, राइट। दैट इज मेन फंडा रिलेटेड टू इट। एंड नेगेटिव पे ऑफ क्या होगा, नेगेटिव पे ऑफ इट वुड बी रिलेटेड टू कि जब जो प्राइस ऑफ एसेट जो डिलीवर किया जा रहा है, जो रिसीव हो रहा है यहां पर पर्सन ए के द्वारा, अगर उसकी वैल्यू कम है, यानी कि लेट्स से केस अगर प्राइस 72 रुपीज हो गया, तो उसके केस में वैल्यू कम होगी ना, वो तो 77 रुपीज पे कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव पे ऑफ। एंड जीरो पे ऑफ कब होगा, जब ब्रेक इवन कंडीशन होगी, यानी कि सेम प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस हो जाएगा, तो उस टाइम पर वो हो जाएगा जीरो पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब लॉन्ग फॉरवर्ड पे ऑफ, लॉन्ग फॉरवर्ड पे ऑफ का मतलब क्या होगा, यानी कि जो बायर है, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि जो लॉन्ग फॉरवर्ड है, यानी कि जो बायर है उसका पे ऑफ, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, एक्सपीरियंट डेट के ऊपर अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू थी माइनस द फॉरवर्ड प्राइस, दैट इज अ लॉन्ग फॉरवर्ड पे ऑफ, वो उसका बेसिकली बेनिफिट होने वाला है, वो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पे ऑफ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर देयर। देखिए पे ऑफ जो होता है दैट्स पर्टिकुलर रिलेटेड टू व्हाट, कि जो कैश फ्लो हो रहा है एट द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाएगा उस टाइम पर जो कैश आपके पास फ्लो हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू दैट, उसी को हम पे ऑफ कहते हैं। एंड पी एंड एल क्या है, पी एंड एल इज एक्चुअली रिलेटेड टू कि शुरू में जो प्राइस पे किया एंड एंड में जो प्राइस किया पे किया उसके बीच का जो डिफरेंस है, दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ ट्रांजैक्शन के ऊपर। कहने का मतलब है आज की डेट में यहां पर, आज की डेट में यहां पर शुरू में जो प्राइस था वो 72 रुपीज था, एंड फॉर द आगे जाके प्राइस चाहे 77 रुपीज हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट 77 रुपीज के ऊपर था, एंड फॉर द ये 75 वाला जो प्राइस था वो स्पोर्ट रेट के ऊपर था, तो यहां पर जो कैश फ्लोज के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ एक्सपिरेशन डेट के हिसाब से जो हम प्राइस को देखते हैं कि यहां पर बेनिफिट हुआ कि नुकसान हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी पे ऑफ ओवर हियर, राइट। नाउ लेट्स हैव लुक एट द लॉन्ग फॉरवर्ड जो है उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, एंड फॉर द ब्रेक इवन कंडीशन भी हो सकती है। प्रॉफिट कब होगा, जब आपके पास जो प्राइस ऑफ एसेट रिसीव्ड है वो यहां पर आपके पास फॉरवर्ड प्राइस से ज्यादा है। फॉरवर्ड प्राइस कितना था, 77 रुपीज वाज द फॉरवर्ड प्राइस ओवर देयर, जो 2 महीने के बाद इसने पे ऑफ करना था, यहां पर पर्सन को देना था, पर्सन ए ने पर्सन बी को जो प्राइस देना था आफ्टर 2 मंथ्स, राइट। दैट इज व्हाट, दैट इज अ फॉरवर्ड प्राइस ओवर देयर, ठीक है। तो यहां पर अगर जो डिफरेंस है एसेट रिसीव्ड की वैल्यू, लेट्स से एसेट रिसीव्ड की जो वैल्यू थी दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कि उसकी वैल्यू मार्केट में 78 रुपीज की है, फॉरवर्ड प्राइस 77 का है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। नुकसान कब होगा, जब यहां पर एसेट का जो प्राइस है रिसीव हो रहा है दैट इज लेसर देन द फॉरवर्ड प्राइस पेड ओवर देयर, तो वो यहां पर लॉस हो जाएगा। ब्रेक इवन कब होगा, जब यहां पर आपके पास प्राइस ऑफ एसेट रिसीव्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्राइस पेड है, दैट इज अ ब्रेक इवन ओवर देयर, तो उस टाइम पर वहां पर ब्रेक इवन हो जाएगा, राइट। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी कैन डिस्क्राइब द लॉन्ग फॉरवर्ड्स ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग द इक्वेशन। किस तरह से बता सकते हैं, अगर यहां पर एस टी जो है वो पर्टिकुलरली हम कंसीडर कर रहे हैं कि एट द टाइम कैपिटल टी,
एट द टाइम कैपिटल टी, बेसिक टाइमलाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं ना, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, कि अगर मैं यहां पर टाइम ड्रॉ करता हूं दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो, यहां पर टी की वैल्यू जीरो है एंड यहां पर टी की वैल्यू कैपिटल टी, यानी कि जब मेरा एक्सपायरेशन डेट है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं अंडरलाइंग एसेट की प्राइस की वैल्यू कर रहा हूं, यानी कि जिस टाइम पर यहां पर वैल्यू टाइम की टी है, यानी कि मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन के ऊपर जो मार्केट वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं यहां पर एसटी से रिलेटेड। एंड फॉरवर्ड प्राइस यह है दैट इज रिलेटेड बाय एफ ओवर देयर, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स हुआ था दैट इज 77 रुपीज यहां पर फिक्स किया, ये वाली मैंने मार्केट वैल्यू उस टाइम पर कंसीडर करी, यानी कि स्पॉट रेट कंसीडर किया, तो ये मेरे पास एसटी है, ठीक है। तो यहां पर पर्टिकुलरली जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो तब होगा जब मेरे पास एसटी इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्राइस हो गया, ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल टू फॉरवर्ड प्राइस हो गया, 77 के इक्वल हो गया, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। बेनिफिट कब होगा, जब मेरे पास जो यहां पर एसटी है दैट इज ग्रेटर देन एफ ओवर देयर, तो मेरे पास यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। जब मेरे पास एसटी कम होगा एफ से, तब मेरे पास वहां पर लॉस हो जाएगा। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड इट। ओके, आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर, इट्स रिलेटेड टू शॉर्ट फॉरवर्ड पे ऑफ। अब शॉर्ट फॉरवर्ड पे ऑफ क्या है, जैसे कि लॉन्ग फॉरवर्ड पे ऑफ देखा था वैसे ही शॉर्ट फॉरवर्ड पे ऑफ है। अब शॉर्ट फॉरवर्ड के केस में ए यहां पर है, बी यहां पर है। अब यहां पर पर्टिकुलर क्या कंडीशन है कि 77 रुपीज में इसने यहां पर सेल करना है। अब बी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हम पे ऑफ की बात कर रहे हैं, कौन सी, शॉर्ट की बात कर रहे हैं। अब हम सेलिंग वाले बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन बी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब यहां पर पॉजिटिव पे ऑफ कब होगा, जब यहां पर मार्केट में जो प्राइस है वो यहां पर पर्टिकुलरली क्या है, मार्केट में प्राइस जो है वो यहां पर कम है, दैट इज बेसिकली लेसर। प्रॉफिट कब होगा, जब फॉरवर्ड प्राइस जो है वो ज्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, यानी कि फॉरवर्ड प्राइस इज एक्चुअली ग्रेटर देन द जो आपके पास प्राइस है, एट प्राइस का एसेट का प्राइस है एट द टाइम टी ओवर दिया, तो वहां पर इसको प्रॉफिट होगा। तो यहां पर प्रॉफिट पे ऑफ होगा, पॉजिटिव पे ऑफ होगा। जब यहां पर नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये एफ की वैल्यू जो हो रही है, यानी कि फॉरवर्ड प्राइस की वैल्यू कम हो जाएगी एसटी से, तो यहां पर नेगेटिव पे ऑफ हो जाएगा। जीरो पे ऑफ मतलब कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू जब आपके पास कंडीशन आ जाएगी जीरो पे ऑफ की, राइट। इसी तरह से अगर हम इसमें बेनिफिट की, प्रॉफिट की, लॉस की बात करें तो वो क्या होगा, अब यहां पर प्रॉफिट कब होगा, जब यहां पर ये वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, जब कम है तो वो लॉस हो रहा है, ठीक है। दैट इज द फंडा रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर देयर। तो प्रॉफिट अगर होगा जब फॉरवर्ड प्राइस जो है ज्यादा है किससे, प्राइस ऑफ द एसेट डिलीवर्ड से ज्यादा है, एंड लॉस तब होगा जब फॉरवर्ड प्राइस कम है, एंड फॉर द ब्रेक इवन होगा जब दोनों सेम है, राइट। तो यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, आइदर इन द केस ऑफ द लॉन्ग फॉरवर्ड और इन द केस ऑफ द शॉर्ट फॉरवर्ड, ब्रेक इवन तो तभी होगा जब यहां पर एफ इज इक्वल टू एस टी है, ठीक है। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम ओवर देयर। इस डायग्राम की तरफ यहां पर ध्यान से देखेंगे, काइंडली पे अटेंशन टू द सेम। यहां पर ये जो डायग्राम है इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहां पर जूम इन कर देता हूं सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। ओके, राइट। सो यहां पर देखिएगा, इट्स अ कंडीशन ऑफ लॉन्ग फॉरवर्ड पे ऑफ। सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखिए जो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर है, लॉन्ग फॉरवर्ड पे ऑफ। मेरे पास यहां पर दो पर्टिकुलर यहां पर लाइंस है, एक मेरे पास वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में मेरे पास प्राइस एट मैच्योरिटी है, एंड फॉर द जो मेरे पास यहां पर वर्टिकल लाइन है, यहां पर मेरे पास पे ऑफ वैल्यू यहां पर बताई गई है, राइट। तो यहां पर पर्टिकुलरली जो मेरे पास पॉइंट्स डिफरेंट दिए गए हैं, प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, ये बेसिकली मेरे पास कौन से पॉइंट है, जब मेरे पास प्रॉफिट वाले पॉइंट्स हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले पे ऑफ है, एंड ये मेरे पास नेगेटिव पे ऑफ वाले वैल्यूज हैं, राइट। एंड फर्दर अब अगर मेरे पास यहां पर जो फॉरवर्ड प्राइस की वैल्यू यानी कि एफ की वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन एस टी, इफ इट इज ग्रेटर देन एस टी, ध्यान से सोच करके बताना, अगर मेरे पास फॉरवर्ड की जो वैल्यू है वो यहां पर एस टी से ज्यादा हो जाती है, तो यहां पर लॉन्ग पोजीशन पर जो पर्सन बैठा है, यानी कि जो बाय करने वाला पर्सन है, उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ही विल बी बेसिकली profited out of the same condition over there, और he will be basically suffering from the loss over there। तो क्या कंडीशन यहां पर उसके ऊपर होने वाली है, डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी मुझे यहां पर आंसर पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में आपने, राइट। तो यहां पर देखिएगा, अगर मेरे पास फॉरवर्ड प्राइस ज्यादा है, इफ आई एम हैविंग द मोर फॉरवर्ड प्राइस ओवर हियर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डील जो हुई थी वो यहां पर 77 रुपीज में हुई थी, मार्केट प्राइस जो है वो कम है, लेट्स से वो 75 है, तो डेफिनेटली बाय करने वाले पर्सन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका नेगेटिव पे ऑफ है, ही इज हैविंग द नेगेटिव पे ऑफ ओवर हियर। दैट इज बाय यहां पर ये कंडीशन देखो कि जब यहां पर ये वैल्यू कम होनी शुरू होती है ना, आपकी पे ऑफ की वैल्यू यहां पर नेगेटिव हो रही है, कब हो रही है, जब आपके पास प्राइस जो है वो यहां पर कम हो रहा है, राइट। ये चीज क्लियर होगी है, यानी कि प्राइस जब यहां पर कम हो गया, इस पॉइंट के पॉइंट से पीछे चला गया,
तो वहां पर वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, राइट? तो पे ऑफ आपका नेगेटिव होना शुरू हो गया। सेम कंडीशन आप देखो यहां पर, जो आपको ग्राफ यहां पर दिख रहा है राइट साइड के ऊपर, शॉर्ट कंडीशन में देखो, अगर यहां पर आपके पास यही कंडीशन मान ले कि फॉरवर्ड जो है दैट इज ग्रेटर देन द एसटी ओवर देयर, तो डेफिनेटली उस केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? उस कंडीशन में यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड का प्राइस ज्यादा है, उसको प्राइस यहां पर कम देना पड़ रहा है, मार्केट में तो प्राइस कम है, तो उसको यहां पर बेनिफिट हो जा रहा है। दैट इज वाई यहां पर ये पॉजिटिव है, यहां पर दिस इज अ पॉजिटिव ओवर देयर, राइट? आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ फर्दर मूव फर्दर, इट्स रिलेटेड टू द फॉरवर्ड्स आर जीरो सम गेम। नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रिलेटेड टू? देखिए यहां पर ये कहा गया है, जितना प्रॉफिट पर्सन ए को हुआ जो कि लॉन्ग पोजीशन पर बैठा है, उतना सेम अमाउंट का लॉस यहां पर पर्सन बी को होगा जो कि शॉर्ट पोजीशन पर बैठा है। तो नेट अगर हम यहां पर प्रॉफिट निकाल के देखते हैं दोनों को मिला करके, तो वो हमेशा और हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि इसको उतना ही प्रॉफिट होगा जितना पर्सन बी को लॉस होगा, नॉट मोर नॉट लेस ओवर देयर। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि जो नेट यहां पर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है दो काउंटर पार्टीज के बीच में, वो हमेशा जीरो जीरो ही रहेगा। सो लॉन्ग फॉरवर्ड जो पी एंड एल है एंड शॉर्ट फॉरवर्ड जो पी एंड एल है, इनको दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ओवर देयर, काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट? Okay, now let's move further. It's related to benefits and costs of holding asset over there. देखिए बहुत सी कमोडिटीज ऐसी होती हैं कि अगर आप इनको होल्ड करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन कुछ एक ऐसी भी होती हैं, अगर आप उनको होल्ड करते हो आपको कॉस्ट भी पड़ती है। एंड जो कॉस्ट होती है वो मोनेटरी भी पड़ सकती है, वो नॉन मोनेटरी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको डिविडेंड पे करना पड़े, हो सकता है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े, ठीक है? एंड साथ ही यहां पर ये चीज भी देखी गई है कि आपके पास कुछ कमोडिटीज को होल्ड करना बेनिफिशियल भी हो सकता है। एंड जो बेनिफिट आपको होता है इन कमोडिटीज को होल्ड करने पर, उसको हम कन्वीनियंस यील्ड कहते हैं। वी से टू बी कन्वीनियंस यील्ड ओवर देयर। एंड आपको यहां पर ये रिप्रेजेंट करती है नॉन मॉनेटरी एडवांटेज। क्या शो करती है? कि नॉन मॉनेटरी एडवांटेज है इस एसेट को होल्ड करने का। कन्वीनियंस यील्ड जो होती है वो कमोडिटीज के साथ अटैच होती है, लेकिन साथ के साथ कमोडिटीज के साथ कॉस्ट भी जुड़ी होती है। अगर आपने उसको संभाल करके रखना है तो उसको यहां पर स्टोरेज की कॉस्ट लगेगी, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट लगेगी, तो यहां पर डेफिनेटली वो कॉस्ट भी इसमें शामिल होती है। एंड साथ ही साथ यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहती है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? लेट्स द केस कि यहां पर मेरे पास एक दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी ओवर देयर। एंड फॉर द प्रोजेक्ट ए में मुझे 7% रिटर्न मिल रही है, प्रोजेक्ट बी में मुझे 10% रिटर्न मिल रही है। डेफिनेटली आई बेसिकली सिलेक्टेड द प्रोजेक्ट बी ओवर देयर। नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 7% बिकॉज आई बेसिकली was not able to invest into this particular project because I selected to invest in this particular project over there. This is a opportunity cost. तो ये सारी की सारी कॉस्ट शामिल रहती हैं, तो मेरे पास यहाँ पर बेनिफिट भी रहते हैं, मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट भी रहती है। एंड फर्दर जो बॉन्ड बेनिफिट रहते हैं उसको हम कन्वीनियंस यील्ड कहते हैं। एंड जो मेरे पास कॉस्ट होती है वो मोनेटरी भी हो सकती है, नॉन मोनेटरी भी हो सकती है। एंड फर्दर आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहती है। तो तीनों को मिला करके जो नेट कॉस्ट होती है, जो नेट कॉस्ट होती है किसी कमोडिटी को रखने की, वो यहां पर निकाली जाती है, राइट? अभी बात करते हैं रिलेटेड टू प्राइस एंड वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राइस का क्या फंडा होता है, वैल्यू का क्या फंडा होता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। प्राइस बेसिकली क्या है? जिसके ऊपर दो काउंटर पार्टीज आपस में रेडी हुई हैं ट्रांजैक्ट करने के लिए, ट्रांजैक्ट करने के लिए जो रेडी हुई है उसको हम प्राइस कहते हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। जैसे ए एंड बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि ये रेडी हो गई कि 77 रुपीज के ऊपर ये यहां पर इस पर्टिकुलर डील को डील कर लेंगी, राइट? तो ये क्या हुआ? दिस इज द प्राइस ओवर हियर। ये यहां पर मेरे पास प्राइस हो गया, राइट? एंड फर्दर वैल्यू जो होती है दैट इज रिलेटेड टू कि अगर आप पोजीशन को होल्ड करके रखते हो तो आपको जो बेनिफिट हो रहा है उसको हम वैल्यू कहते हैं। वी से इट टू बी द वैल्यू ओवर हियर। उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहां पर अब आप मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो जहां पर एक साल के बाद आपने एक कार परचेज कर लेनी है। कितने अमाउंट में? 2 लाख रुपए में आपने एक साल के बाद ये जो यूज्ड कार है वो परचेज कर लेनी है। एंड फर्दर उस टाइम पर आपने यूज्ड कार मार्केट में चेक किया एंड आपको पता लगा कि जो कार की वर्थ है, उसी कार की सेम टू सेम कार जो आपको 2 लाख की मिल रही है, उसी कार की मार्केट जो वर्थ है वो यहां पर कितनी है? 3 लाख रुपए की मार्केट वर्थ यहां पर इसकी बन गई है। तो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी होगी? आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी वो यहां पर 1 लाख की वैल्यू हो गई। क्या हो गई? 1 लाख रुपए की वैल्यू होगी, क्योंकि आपको इतना यहां पर बेनिफिट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट?
मार्केट वैल्यू जो थी 3 लाख की थी, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो 2 लाख की थी, तो आपको जो वैल्यू का यहां पर डिफरेंस हुआ वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। सो आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करके रख रहे हो, तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई है, यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख ओवर हियर, 1 लाख रुपए की वैल्यू आपके पास यहां पर बन गई। अब वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब आपको बेनिफिट हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नुकसान हो रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलरली लॉन्ग के केस में या शॉर्ट के केस में, आई एम जस्ट टेलिंग यू सिंपली, ठीक है। अगर तो लॉन्ग के केस में तो डेफिनेटली अगर वैल्यू ज्यादा है मार्केट में तो आपको फायदा है, ठीक है, तो वो तब यहां पर पॉजिटिव होगी। शॉर्ट के केस में कम है वैल्यू तब फायदा है, तो उसके केस में तब पॉजिटिव होगी। तो कहने का मतलब है जब फायदा होता है तो वो पॉजिटिव होती है, जब नुकसान होता है तो नेगेटिव होती है। अगर वो ब्रेक इवन के ऊपर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है, यानी कि वैल्यू जो होगी जीरो हो जाएगी, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द केस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ द फॉरवर्ड वैल्यू। इसके बेस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब फॉरवर्ड एंड ऑप्शन वैल्यू जो होती हैं, ये बेसिकली क्या होती है, हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि जो भी आपके पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आने वाले हैं। कहने का मतलब है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होता है, अब आने वाले टाइम में मुझे पता लग जाए कि ये चीजें मुझे मिलने वाली हैं, मुझे ये चीजें मिलने वाली हैं, मैं फॉरवर्ड वैल्यू को निकालना चाहता हूं। कहने का मतलब है कि आज की डेट में मैंने प्राइस फिक्स कर लिया, आज की डेट में मैंने प्राइस फिक्स कर लिया, एंड आई फिक्स्ड द प्राइस टू बी 77 रुपीज आफ्टर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स, जितने भी टाइम के बाद मैंने फिक्स किया। लेकिन मुझे पता है कि आज की डेट में जो वैल्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि जो डिफरेंस होगा उस टाइम के रेट के बीच में एंड इसके बीच में, वो पर्टिकुलरली लगभग है 2 रुपए का डिफरेंस है। उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर 2 रुपीज की वैल्यू को मैं आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसकी कंसीडर यहां पर कैलकुलेट करूंगा, एंड दैट इज द फंडा वेयर इट कम्स रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ द फॉरवर्ड वैल्यू, राइट। ये चीज हो गई है। अब यहां पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम फॉरवर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, विट व्हाट आर द दोस टू फैक्टर्स ओवर देयर जिनके थ्रू हम फॉरवर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, दोस आर सेड टू बी डिटर्मिनेंट्स ओवर देयर। उनको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी डिटर्मिनेंट्स। एक चीज को समझने वाली बात है, शुरू में जब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दैट्स अ फेयर कॉन्ट्रैक्ट। फेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दोनों को पता है कि यहां पर वैल्यू जो है वो लेके चलते हैं कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आगे जाकर के पता नहीं वैल्यू होएगी नहीं होएगी, इसकी वैल्यू कम होएगी ज्यादा होगी, क्योंकि आज की डेट में स्पोर्ट रेट लेट्स से केस की वो है 75 रुपीज है, एंड फर्दर आपने यहां पर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको प्रीमियम या डिस्काउंट करते हुए कैलकुलेट कर ली वैल्यू, आपके पास 77 रुपीज की वैल्यू आ गई, राइट। यही फंडा रहता है, फॉरवर्ड वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया डिफरेंशियल इंटरेस्ट के हिसाब से। अब उसके बाद पर्टिकुलरली आपको नहीं पता किसकी वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी आगे आने वाले टाइम में, तो ए के लिए एंड बी के लिए जो डील होगी दैट विल बी द फेयर डील। इन दोनों के लिए जो इनिशियल वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, जो इनिशियल वैल्यू होगी इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की दैट विल बी जीरो, वो यहां पर जीरो होगी, राइट। अब यहां पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की तरफ आते जाएंगे, तो उस टाइम के ऊपर यहां पर जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की वो चेंज होती जाएगी, एंड जिन रीजंस की वजह से वैल्यू चेंज होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी डिटर्मिनेंट ओवर देयर, उन्हीं को हम डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं, राइट। ये चीज क्लियर क्लियर होगी है। अब फॉरवर्ड वैल्यू जो है वो यहां पर जीरो नहीं होगी, वो वैल्यू यहां पर या तो पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज को समझिए कि अगर तो वो यहां पर वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, यानी कि यहां पर काउंटर पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट्स बेसिकली जो हो रहे हैं वैल्यू पॉजिटिव होगी है, तब उसको हम क्या कहेंगे, वी से टू बी एसेट ओवर देयर। लेकिन अगर उसका नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है, वैल्यू नेगेटिव जा रही है, तो उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको एसेट कहते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव है काउंटर पार्टी के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी लायबिलिटी ओवर देयर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर समझ लीजिए इस चीज को, एक चीज को, कि जब आप इनिशिएशन करते हो उस टाइम के ऊपर एट द टाइम टी ओवर देयर, जो आपके पास वैल्यू है यहां पर फॉरवर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से, लॉन्ग फॉरवर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर हैविंग द एफ टी इक्वल टू जीरो। आपके पास इनिशिएशन में जो एफ टी है वो यहां पर पर्टिकुलर क्या रहेगा, यहां पर लॉन्ग फॉरवर्ड की वैल्यू स्टार्टिंग में तो दोनों के लिए जीरो है, चाहे वो आपके पास बायर है यानी कि लॉन्ग फॉरवर्ड है, चाहे आपके पास सेलर है यानी कि शॉर्ट फॉरवर्ड है, दोनों के केस में इनिशिएशन में एफटी हमेशा जीरो रहेगा। एंड फर्दर जब आपके पास यहां पर एक टाइम पीरियड यहां पर आ गया, उस टाइम पर पर्टिकुलर क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू कैपिटल टी माइनस टी। कैपिटल टी आपके पास क्या है,
कैपिटल टी इज इक्वल टू, जब मैं यहां पर आर माइनस टी आएगा, कैपिटल टी माइनस टी आएगा, इट विल बी रिलेटेड टू एस टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी माइनस टी। जो एफ है वो मेरे पास फॉरवर्ड प्राइस है, आर जो है पर्टिकुलरली मैं डिस्काउंट रेट यहां पर कैलकुलेट करता हूं, डिस्काउंट रेट की फॉर्म में लेते हैं। एंड फर्दर जो कैपिटल टी है वो मेरे पास मैच्योरिटी टाइम पीरियड है, यानी कि मैच्योर कितने टाइम पीरियड के बाद होने वाला है, लेट्स से ये 6 मंथ्स के बाद मैच्योर होने वाला है। एंड यहां पर जो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं वो 3 महीने के बाद की कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, इट इज बेसिकली 3 मंथ्स ओवर देयर। सो टी माइनस टी जो होगा वो इस तरह से हम कैलकुलेट यहां पर करते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से हम वैल्यूज को यहां पर देखेंगे, विल बी लुकिंग एट द वैल्यूज लाइक दिस ओवर हियर। अब यहां पर अगर इसको हमने न्यूमिनेटर में लेके जाना है, इसी वाले टर्म को, जो बेस टर्म है उसको न्यूमिनेटर में लेके जाना है, तो उसके केस में क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल टी माइनस टी को माइनस कर दिया, सो इट विल बी माइनस कैपिटल टी माइनस टी ओवर देयर, राइट। गेटिंग माय पॉइंट ओवर देयर, यहां तक कोई भी चीज डिफरेंस नहीं है। अब यहां पर कोई भी चीज का डिफरेंस नहीं है, यानी कि शुरुआती दौर में क्या होगी, यहां पर ये फंडा रहेगा जब बिल्कुल इनिशिएशन है, जब बिल्कुल इनिशिएशन की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में, ये वाले पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, जीरो पॉइंट के ऊपर, जहां पर टाइम की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू टी ओवर देयर, राइट। ओके। एंड फर्दर जब टाइम पास हो जाएगा तब आपके पास यहां पर एफ टी की जो वैल्यू है वो यहां पर पर्टिकुलरली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपके पास जो एफ टी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी, यानी कि लॉन्ग फॉरवर्ड की वैल्यू चेंज होगी। एंड जैसा कि हमने एग्जांपल में कवर किया था, ये एफ टी बेसिकली फॉरवर्ड वैल्यू होती क्या है, जो मैच्योरिटी के ऊपर वैल्यू मिलनी है आपको वो, मैच्योरिटी की जो वैल्यू मिलनी है वो, एंड जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस की वैल्यू है वो, दोनों को माइनस कर देते थे हम, ठीक है। अब यहां पर वही चीज हम कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डूइंग व्हाट, एफ टी इज इक्वल टू व्हाट, एफ टी इज इक्वल टू एस टी, यानी कि जो आपको यहां पर बिल्कुल एंड में जाकर के प्राइस वैल्यू मिलनी है वो वाली वैल्यू, एस टी इज बेसिकली अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है उसके हिसाब से जो वैल्यू मिलेगी आपको बिल्कुल एंड में वो वाली वैल्यू, एंड फर्दर माइनस जो आपके पास यहां पर आज की डेट में वैल्यू बन गई है वो, ठीक है। अब यहां पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट करके देख ली, वो वैल्यू क्या बन गई, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, एंड दैट विल बी रिलेटेड टू कि जो आपके पास बन जाएगी लॉन्ग फॉरवर्ड की वैल्यू ओवर देयर आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम टी ओवर देयर, राइट। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट, ओके। एंड अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूसली कंपाउंडेड ओवर देयर, तो यहां पर ये वाली टर्म जो होगी वो एक्सपोनेंशियल टर्म से यहां पर चेंज कर देंगे, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस आर टी एंड कैपिटल टी माइनस टी ओवर देयर, एंड दैट विल बी हाउ इट विल बी यूज्ड। तो ये एक्सप्रेशन जस्ट माइंड में रख लीजिए, मेनली न्यूमेरिकल में आपकी ये वाली चीज इस्तेमाल होगी, ये वाली चीजें आपकी यहां पर न्यूमेरिकल पोर्शन में यहां पर इस्तेमाल होगी, ठीक है। एफ टी क्या होती है, लॉन्ग फॉरवर्ड की वैल्यू, कैपिटल एफ क्या है, दैट इज अ फॉरवर्ड प्राइस ओवर देयर, एंड टी क्या है, दैट इज अ वैल्यूएशन डेट, यानी कि जिस डेट को वैल्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये 3 महीने निकल गए, यहाँ पर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 महीने निकल गए, 3 महीने बाद देखना चाहता हूँ कि क्या वैल्यूएशन है इसकी, ठीक है। तो उस टाइम पर इसकी वैल्यू इस तरह से निकाली जाएगी, 3 महीने के, वो स्मॉल टी यहाँ पर स्मॉल टी हो गया, एंड फर्दर ये वाला कैपिटल डी हो गया, राइट। एंड कैपिटल डी जो एक्सपायरेशन डेट वाला है, एंड एस टी हो गया अंडरलाइंग एसेट प्राइस एट टाइम टी ओवर देयर, ठीक है, वो एस टी हो गया। एंड आर टी इज अ कंपाउंडेड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, आर टी क्या होता है, कंपाउंडेड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट रहता है, इज दैट क्लियर, ये चीज क्लियर होगी है। सो दैट विल बी और रिलेटेड टू वैल्यू एट लॉन्ग फॉरवर्ड। इसी तरह से अगर शॉर्ट फॉरवर्ड के लिए वैल्यू निकालनी हो, शॉर्ट फॉरवर्ड के लिए वैल्यू निकालनी हो, तो वो भी यहां पर रहेगी, सिर्फ और सिर्फ फर्क किससे रहेगा कि जो यहां पर आपके पास डिटर्मिनेंट्स है, पहले तो इसके डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं। अब यहां पर फॉरवर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या डिटर्मिनेंट्स है, अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस था वैल्यूएशन डेट के ऊपर, यानी कि एस टी वॉज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट, एस टी वॉज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये वाली क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन से डिटर्मिनेंट है, एक तो आपके पास एस टी है डिटर्मिनेंट, एंड फर्दर आपके पास यहाँ पर एफ, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर फॉरवर्ड प्राइस है वो डिटर्मिनेंट है, एंड जो आपके पास रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है एट द वैल्यूएशन डेट ओवर देयर, ये तीन डिटर्मिनेंट्स आपके पास यहां पर निकल करके आते हैं, राइट। Now let's move further. It's related to question over here. Let's have a look at the question over here. It says an investor has entered into long forward contract has 0.25 years remaining until expiration, यानी कि 0.25 years का मतलब है कि 3 महीने यहां पर आपके रह गए हैं एक्सपायर होने के लिए। एंड फर्दर मंथली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट जो दी गई है वो 6% की दी गई है। फॉरवर्ड प्राइस यानी कि कैपिटल एफ की वैल्यू जो है वो मेरे पास दी गई है 1000 रुपीज की। अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू है वो यहां पर दी गई है 920 रुपीज की, यानी कि जब एक्सपायरेशन को यहां पर 3 महीने रह गए हैं तो उस टाइम के ऊपर जो मेरे पास एस की वैल्यू है, एस टी की वैल्यू है वो यहां पर दी गई है 920 रुपीज की दी गई है। एंड वी आर टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड वैल्यू ओवर देयर, एंड हमने बताना है कि ये फॉरवर्ड एसेट है कि फॉरवर्ड लाइबिलिटी है, उसके बारे में हमने बताना है, राइट। अब यहां पर इन्होंने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया कि लॉन्ग के लिए बताना है कि शॉर्ट के लिए बताना है, ठीक है। तो यहां पर
यहाँ पर अगर मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया तो एक के लिए लाइबिलिटी होगा, के लिए लाइबिलिटी होगा, एक के लिए एसेट होगा, तो मुझे किसके लिए बताना है, मुझे यहाँ पर लॉन्ग फॉरवर्ड के लिए बताना है, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मुला सिंपल वही सेम यूज करेंगे जो हमने ऊपर देखा था, दैट इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एस टी माइनस कैपिटल एफ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर एंड फॉर द माइनस टी ओवर देयर, ठीक है, ये फॉर्मुला यूज कर लेंगे। अब मेरे पास एस टी की वैल्यू कितनी थी 920, आपके पास फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी थी 1000 एंड फॉर द रिस्क फ्री रेट कितना था 6% का था। अब क्योंकि मेरे पास मंथली कंपाउंडेड था, इट वाज बेसिकली मंथली कंपाउंडेड ओवर हियर, यहां पर मंथली कंपाउंडेड मुझे यहां पर बताया गया है, यहां पर ठीक है मंथली कंपाउंडिंग करनी है तो उसके हिसाब से मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। एंड फर्दर यहां पर देखिएगा कि जो माइनस टी की बात है वो बेसिकली क्या है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, कि आपके पास यहां पर जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है वो यहां पर मैं जीरो कंसीडर कर रहा हूं, क्यों, ये स्मॉल टी की वैल्यू, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू स्मॉल टी ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो प्रेजेंटली मैं बैठा हूं एंड मुझे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो ये 3 महीने के बाद की सिचुएशन है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, थ्री माइनस टी कितना हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 3 ओवर देयर, तो यही चीज हमने यहां पर नोट की है, ठीक है, तो माइनस का साइन ऑलरेडी आ गया था तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट, तो उसको हमने सॉल्व किया एंड वी गॉट द आंसर टू बी -65.15। अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या होता है वो, दैट इज अ लाइबिलिटी ओवर देयर, जब आपके पास नेगेटिव होती है वैल्यू तो वो क्या होती है, दैट इज अ लाइबिलिटी ओवर देयर, तो यहां पर ये फॉरवर्ड जो आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी क्या हो रहेगी, दैट विल बी लाइबिलिटी, क्योंकि सिंस लॉन्ग फॉरवर्ड जो है नेगेटिव है, शॉर्ट फॉरवर्ड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो यहां पर पर्टिकुलरली लॉन्ग फॉरवर्ड के लिए लाइबिलिटी है, शॉर्ट फॉरवर्ड के लिए वो एसेट रहेगा, राइट। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ द फॉरवर्ड प्राइस, अगर हमने फॉरवर्ड प्राइस को कंप्यूट करना हो फॉर द शॉर्ट ओवर देयर, यानी कि शॉर्ट के लिए अपने कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉरवर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर सेम फंडा यहां पर लेके चलते हैं, तो आपके पास क्या रहेगा, कैपिटल अपने फॉरवर्ड प्राइस को कैलकुलेट करना है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझेंगे। नो प्राइस एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, कि आज की डेट में जो प्राइस बुक किया है मैं उसको आगे जाकर के निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो पहले केस में जब वैल्यू निकाली तो हमने प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से किया, यानी कि बाद वाली चीज को आज की डेट में कन्वर्ट करके देखा तब हमने डिस्काउंट किया, आज की डेट को कल की डेट में लेके जाना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे, राइट, तो यहां पर बेसिकली इफेक्ट क्या रहता है कि जो माइनस साइन था नाउ दैट इज गोन, द माइनस साइन ओवर हियर दैट इज नाउ गोन ओवर देयर एंड फर्दर अगर हम मैच्योरिटी के ऊपर देखेंगे तो एफ इज इक्वल टू एस टी, बेसिकली क्या होएगा, एफ ही रहेगी ना आपके पास, नॉट एफ इक्वल एस टी, एफ वुड बी द मैच्योरिटी वैल्यू ओवर देयर, लेकिन इसकी वैल्यू को आज की डेट में निकाल के देखना है तो फॉरवर्ड प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड प्राइस की बेसिकली आपके पास कैसी तरह से इसकी वैल्यू को कंक्लूड करोगे, इट विल रिलेटेड टू कि जो वैल्यू आपको मिलने वाली है उस टाइम पीरियड के ऊपर बाद में, ठीक है, उसको आज की डेट में कैलकुलेट करके देख रहे हो, राइट, दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड, तो इस तरह से हम इसको फॉरवर्ड प्राइस की कंप्यूटेशन करते हैं, राइट। Now इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूमेरिकल ओवर देयर, इट सेज द अंडरलाइंग प्राइस इज ₹500, अंडरलाइंग प्राइस का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है इस टाइम पर वो 500 की है, रिस्क फ्री रेट जो 6% का दिया गया मंथली कंपाउंडेड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ का एक्सपायरी पीरियड यहाँ पर दिया गया है, एंड कैलकुलेट द फॉरवर्ड प्राइस, तो वो हमने कैलकुलेट करना है, राइट, तो उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट वैल्यूज को यहाँ पर फिल इन कर दिया एंड वी गॉट द वैल्यू टू बी 507.54, यानी कि दो पार्टी जो है वो वुड अग्री दैट द बायर विल पे रुपीज 507.54 टू द सेलर इन 3 मंथ्स, तो यहां पर वो रेडी है कि यहां पर वो सेलर को 507 पॉइंट जो 54 रुपीज है वो पे कर देगा, एंड सेलर जो है वो यहां पर अंडरलाइंग जो यहां पर प्रोडक्ट है उसको यहां पर एक्सपायरेशन के ऊपर डिलीवर कर देगा, that is related to the price over there, forward price over there, okay। now what are the determinants, इस इक्वेशन के हिसाब से देखो क्या डिटर्मिनेंट्स है, वही एस टी है, एक आर है, एक आपके पास, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू, एक तो अंडरलाइंग एसेट प्राइस हो गया यानी कि एस टी हो गया, रिस्क फ्री रेट होगी यानी कि आर हो गया, एंड फर्दर टाइम टू एक्सपायरेशन यानी कि टी हो गया, दिस आर द वैल्यूज, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट, कि आपके पास पोजीशन लॉन्ग हो शॉर्ट हो तो आपके पास पे ऑफ वैल्यू एंड फॉरवर्ड क्या वैल्यूज रहती हैं, इनके फॉर्मुलाज को यहाँ पर समराइज किया गया है, so you can take a snapshot over there, okay। now let's move further, it's related to investment with non income, इन्वेस्टमेंट विद नॉन इनकम ओवर हियर, लेट्स हैव अ लुक एट इट, तो यहां पर देखिएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑन इन्वेस्टमेंट दैट प्रोड्यूसेस परफेक्टली प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो, यानी कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं एंड मुझे पता है, लेट्स से अगर मैं यहां पर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे पता है कि इतना कूपन मुझे यहां पर मिलता रहना है, द कूपन दिस मच कूपन आई विल बी गेटिंग ओवर हियर, तो मुझे वो मिल जाएगा, तो यहां पर पर्टिकुलरली मेरे लिए इजी हो जाता है किसको निकालना, मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को निकाल सकता हूं, मैं उसके फॉरवर्ड वैल्यू
को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पर बेसिकली जो आपके पास एसटी था ना, क्योंकि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो करी होगी, आपने कुछ एक पर्टिकुलर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करी होगी, एंड उसके हिसाब से ही आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। तो ये फॉरवर्ड वैल्यू है जो आई विल बी गेटिंग एट द मैच्योरिटी, दिस इज द फॉरवर्ड वैल्यू दैट आई विल बी गेटिंग द मैच्योरिटी। उसको मैं किस कंसीडर करूं, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे एसटी वैल्यू मिल रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे जो फॉरवर्ड वैल्यू मिल रही है दैट इज एसटी ओवर द अंडरलाइंग वैल्यू मिल रही है मुझे, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, इट विल बी जो इन्वेस्टमेंट करी हमने एसटी यानी कि जो वैल्यू मिली, एंड माइनस जो इन्वेस्टमेंट हमने करी वो, एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर कैपिटल टी माइनस टी। तो इस वैल्यू को मैं आगे निकाल सकता हूं, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू, उसको प्रेजेंट वैल्यू सॉरी फ्यूचर वैल्यू को आगे निकाल सकता हूं, दैट इज वाई यहां पर माइनस का साइन नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट विद नॉन इनकम ओवर देयर। तो फॉर्मुलाज को याद रखना काफी ज्यादा आसान है अगर आप बेसिक के कंसेप्ट्स को साथ में लेकर चलो। तो जब हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी उस टाइम पर हमने डिस्काउंट किया था, क्योंकि आज की डेट में वैल्यूज को कैलकुलेट किया था प्रेजेंट करते हुए, तो उसकी वजह से वो यहां पर डिनोमिनेटर में था, ये वाली टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में थी, ठीक है। लेकिन जब अपने प्राइस को निकाला उस टाइम पर आप आगे की वैल्यू को निकाल रहे हो, तो आपने उसको न्यूमिनेटर में रखा, तभी इस यहां पर नेगेटिव साइन नहीं है। सेम वे में जब मैं इन्वेस्टमेंट विद नॉन इनकम कर रहा हूं, तो ये वाली टर्म जो सिंपली एसटी आती थी, अब इसमें से इन्वेस्टमेंट इसलिए सेपरेट करी है क्योंकि वो वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, एंड इस वैल्यू को हमने आगे जाकर के कंक्लूड करना है, तो यहां पर एसटी माइनस आई हो जाएगा, राइट। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज अ कूपन बेयरिंग बॉन्ड हुज करंट प्राइस इज 1200। तो करंट प्राइस आपको दिया गया 1200 रुपीज का, एंड फर्दर ये आपको 1200 रुपीज की कोई वैल्यू यहां पर दी गई है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है मैच्योर हो जाएगा 6 महीने में, 6 महीने का आपका ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो मैच्योर हो जाएगा। कूपन पेमेंट जो है ₹60 की इज एक्सपेक्टेड ओवर आफ्टर 4 मंथ्स, यानी कि 4 महीने के बाद आपको कूपन पेमेंट मिलने वाली है ₹60 की। वे एज्यूम कि 4 मंथ एंड 6 मंथ जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर 3% एंड 4% है रिस्पेक्टिवली पर एनम यहां पर दी गई है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट विद नॉन इनकम ओवर देयर। तो यहां सबसे पहले आपने क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई निकालनी है। अब आई मेरे पास क्या है, अब यहां पर एक ही इनफ्लो आ रहा है 6 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने बाद एक ही मेरे पास कैश इनफ्लो आ रहा है, डेट इज ₹60। इसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है जीरो के ऊपर, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसको मैंने कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई ओवर देयर। तो यहां पर कैसे निकाल लेंगे, इट विल बी इक्वल टू 60, एंड फॉर द 4 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट कौन सी है, इट्स पर्टिकुलरली 3% वाली है। तो 3% के हिसाब से हमने ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मंथली कंपाउंडेड थी तो 4 यहां पर हमारा रेस्ट बार 4 हो जाएगा, एंड इसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर ली। वी गॉट द वैल्यू टू बी 59.41। तो ये मेरे पास जो 60 की वैल्यू थी, ये मेरे पास कितनी आ गई, वी गॉट द वैल्यू टू बी 59.41 ओवर देयर। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू फॉरवर्ड प्राइस जो है, फॉरवर्ड प्राइस है वो किसके इक्वल होगा, आपके पास एसटी की वैल्यू कितनी है, इट इज बेसिकली जो आपके पास करंट प्राइस है दैट इज 1200 रुपीज ओवर देयर, माइनस आई यानी कि जो मैंने 59.41 वैल्यू निकाली है, एंड उसके हिसाब से हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, एंड वी गॉट द इन्वेस्टमेंट विद द फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। जो आपके पास यहां पर इन्वेस्टमेंट थी पर्टिकुलरली नॉन इनकम के साथ, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया यहां पर, एंड वी गॉट द वैल्यू टू बी 1163.40 ओवर देयर, ओके। So in the case of forward, we learnt about the long forward, short forward. We learnt about the payoff over there. हमने payoff के बारे में जाना. We learnt about the P&L over there, and we learnt about the price over there and value over there, and lastly we learnt about the investment with non-income over there. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 5 concepts को अच्छे से go through किया, and that was all related to forward contract over there. Now next we will be learning about the forward rate agreement, that is FRA. That is related to the FRA. नाउ एफआरए जो होता है वो भी एक ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज, जहां पर पर्टिकुलरली इस तरह से समझेगा कि जो भी आपके पास इंटरेस्ट रेट के कैश फ्लोज है उनको ही आपस में स्वैप करना चाहता है, लेकिन ये सिंगल कैश फ्लो क्यों होगा। इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आईआरएस के केस में मल्टीपल पर्टिकुलरली जो आपके पास कैश फ्लोज होते हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स, वो आप स्वैप करते हो। लेकिन इन केस ऑफ एफआरए आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक पर्टिकुलर एक्सपायरी के ऊपर, मैच्योरिटी के ऊपर जो आपके पास कैश फ्लोज है, आप उनको यहां पर एक्सचेंज करते हो। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू द एफआरए ओवर हियर, ठीक है। तो एफआरए एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज ओवर देयर, जहां पर इंटरेस्ट पेमेंट किसी नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर के सेटलमेंट डेट के हिसाब से एक्सचेंज कर ली जाती है, ओके। अब यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट जो सिलेक्शन शुरू में रखा जाता है पार्टी ए एंड पार्टी बी के बीच में, मान लीजिए कि जो अमाउंट के ऊपर करना चाहते थे, ए को लेट्स से केस कि यहां पर फिक्स्ड रेट मिल रहा था एंड बी वाज बेसिकली गेटिंग द फ्लोटिंग रेट ओवर देयर। अब बी के मन में ये डर था कि बेसिकली इसको यहां पर जो रेट चाहिए वो फिक्स्ड रेट चाहिए, बिकॉज ये नहीं चाहता कि आगे जाकर के इसकी जो लेंडिंग की कॉस्ट है वो यहां पर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसकी यहां पर जो लेंडिंग इसने ली है, जो बोरिंग इसने करी, नॉट लेंडिंग, जो बोरिंग इसने करी है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता था। जबकि जो ए पर्सन है
उसको यहाँ पर फिक्स्ड रेट मिल रहा है, वो बेसिकली चाहता था कि आगे जाकर के रेट कम हो सकता है, उसको लग रहा है कि आगे जाके रेट कम हो जाएगा, तो उस परसेप्शन के हिसाब से ही वांटेड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट जहां पर वो फ्लोटिंग रेट डील कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पर सिंथेटिकली अपने रेट एक्सपोजर को डिफर करते हैं। अब यहाँ पर जो फ्लोटिंग रेट होगा वो किसी ना किसी बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड होगा। लेट्स द केस कि जिस टाइम पर डील पे एंटर हुए, दोनों का जो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट था वो 1 करोड़ का था, एंड फर्दर उस टाइम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी कंपेरेबल था, दोनों केसेस में वो 7% का ही था, ठीक है। एंड उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि ऑन द मैच्योरिटी, लेट्स द केस कि यहां पर आफ्टर 6 मंथ्स यहां पर ये पर्टिकुलर क्या चाहते थे कि ये चाहते थे कि इनका जो यहां पर रेट है वो यहां पर रीप्राइसिंग होगी, इस पर्टिकुलर रेट की जो बेंचमार्क के बेस पर था उसकी रीप्राइसिंग होगी। अब उसके हिसाब से जो भी डिफरेंस होगा वो यहां पर आपस में पे कर लिया जाएगा। पहला केस यहां पर कंसीडर करते हैं जहां पर हम लेते हैं कि जो रेट था यहां पर आफ्टर 6 मंथ्स वो यहां पर हो गया 9%, ठीक है। अब उस केस में पर्टिकुलरली जो बी ए पर्सन है वो यहां पर पे करेगा पर्सन बी को, पर्सन ए जो है वो यहां पर पे करेगा पर्सन बी को, बिकॉज यहां पर इसका जो रेट का एक्सपोजर था वो 9% चेंज हुआ, अब वो किसके ऊपर आ गया एक्सपोजर, पर्सन ए के ऊपर आ गया। तो अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस होगा यहां पर प्रीवियस रेट से मुकाबले में, यानी कि जो बेस रेट जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके मुकाबले में, तो यहां पर जो नोशनल अमाउंट होगा सेटलमेंट के ऊपर वो 2% का पे किया जाएगा बाय पर्सन ए टू पर्सन बी। ऑपोजिटली अगर हम रेट कहें कि 5% रह गया, तो उसके केस में पर्सन बी जो है जिसको फ्लोटिंग रेट मिल रहा था, अब क्योंकि रेट कम हो गया है तो यहां पर ये इसको पे करना पड़ेगा 2% टू पर्सन ए ओवर देयर। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू एफआरए ओवर देयर। अब यहां पर सेटलमेंट रेट जो होता है वो किसी बेंचमार्क या आपके पास रेफरेंस रेट के ऊपर बेस्ड होता है ऑन द सेटलमेंट डेट ओवर देयर। अगर फीचर्स की बात करते हैं तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एफआरए का वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, दो काउंटर पार्टीज आपस में डील करती हैं, दोनों के केस में यहां पर ला जाता है कि जो नॉशनल प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा, एंड जो बायर होता है एफआरए का वो अग्री करता है। अब यहां पर बायर सेलर के कंसेप्ट को समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। तो अगर हम बायर की बात करें यानी कि एफआरए यानी कि फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट के केस में, इफ आई टॉक अबाउट द बायर ओवर हियर, तो यहां पर वो रेडी हो जाता है कि वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो यहां पर पर्टिकुलरली पे करेगा। बायर बेसिकली अग्रीज टू पे अ फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट पेमेंट, की फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट को वो पे करेगा, एंड उसको यहां पर पर्टिकुलरली फ्लोटिंग रेट मिलेगी। इस केस में पर्टिकुलरली ए जो है उसको फिक्स्ड रेट मिल रहा था तो वो बायर कहलाया जाएगा इन केस ऑफ एफआरए। एंड इन केस ऑफ द एफआरए जो सेलर होगा वो पर्टिकुलरली वो पर्सन होगा जिसको फ्लोटिंग रेट यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो सेलर होगा पे अ फ्लोटिंग रेट पेमेंट, उसको फ्लोटिंग रेट पेमेंट मिल रही थी एंड उसको फिक्स्ड रेट पेमेंट यहां पर मिल जाएगी। अब बी के हिसाब से देखो, उसको तो रेगुलरली 7% ही लग रहा था ना, जो भी रेट कम ज्यादा हो रहा था उसका बेनिफिट या उसका लॉस तो पर्सन ए को हो रहा था। तो ए जो यहां पर बी पर्सन है दैट वाज अ सेलर, एंड ए पर्सन जो था दैट वाज अ बायर ओवर हियर, ओके। एंड फर्दर अब यहां पर जो एक्सरसाइज रेट होगी वो दोनों केस में पहले सेम मानी जाएगी, एंड फर्दर यील्ड की कर्व के हिसाब से प्रिवेलिंग जो यहां पर लिया गया 7% का रेफरेंस लिया गया दोनों केस में वो सेम माना जाएगा, ताकि दोनों के लिए फेयर डील यहां पर रहे, ओके। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू जो बायर होगा एफआरए का जिसको फिक्स्ड रेट मिल रहा था, जिसको पर्टिकुलरली विल रिसीव कैश व्हेन द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां पर ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब है जैसे हमने बताया था कि 7% है, अगर वो रेट 9% हो गई तो उसके केस में क्या होएगा, जो बायर होगा यहां पर वो पर्टिकुलरली अमाउंट को रिसीव करेगा, बिकॉज हम यहां पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एग्जांपल यहां पर दी गई वो एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट मी जस्ट रीआइटरेट द एग्जांपल। पर्सन ए एंड पर्सन बी है, एंड यहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पर्सन बी ने इन्वेस्टमेंट करी है फिक्स रेट के ऊपर, यहां पर फ्लोटिंग रेट के ऊपर, फ्लोटिंग रेट है यहां पर इसका, एंड फर्दर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है फिक्स रेट के ऊपर, राइट। एंड 7% अभी फिलहाल के लिए रेट है। अब यहां पर ये पर्टिकुलरली मेरे पास बायर है एंड दिस पर्सन इज सेलर ओवर देयर, राइट। अब यहां पर रीप्राइसिंग होगी 7% से रीप्राइसिंग होगी 9% की। अब इसको तो पर्टिकुलरली फिक्स मिल रहा था, लेकिन इसको यहां पर 9% इंक्रीज हो गया, यानी कि पर्टिकुलरली जो आपके पास जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट है, जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट है दैट इज 9% ओवर देयर, दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ओवर देयर। ये कॉन्ट्रैक्टेड रेट से ज्यादा है तो यहां पर बी को पे करना पड़ेगा पर्सन ए को 2% का अमाउंट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली कौन सा केस रहेगा, जब यहां पर अमाउंट ज्यादा है यानी कि एक्चुअल रेट ज्यादा है। अगर एक्चुअल रेट यहां पर कम होगी, इफ द एक्चुअल रेट ओवर हियर इज लेसर देन दिस, इट इज पर्टिकुलरली लेसर देन द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ओवर देयर, उसके केस में पर्सन बी को पे करना पड़ेगा पर्सन ए को, राइट। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी यहां पर देखिएगा
कि जो सेलर है उसके बारे में बता दिया, बायर के बारे में बता दिया, फिर सेलर के बारे में वो पॉइंट्स बता दिए, सेम टू सेम हो गया। अब जो एफआरएज हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, कैश सेटल्ड होते हैं, इनकी इन बिटवीन नहीं होता। जब यहां पर सेटलमेंट डेट आती है सिर्फ उस टाइम पर सिंगल सेटलमेंट होती है यहां पर, एंड फर्दर दे आर नॉट मार्क टू मार्केट, यानी कि यहां पर इस ऐसा नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे अगर मार्केट ऊपर नीचे होते रहे, नो, आप सेम टू सेम चलते रहेंगे, सिर्फ ऑन द सेटलमेंट डेट ओवर देयर आप यहां पर ट्रांजैक्शन को कंक्लूड कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं है जैसे स्टॉक के केस में होता है ना कि आपकी वैल्यू पोर्टफोलियो की चेंज होती रहती है, वैसे नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम ओवर हियर। अब देखिए यहां पर ट्रेड डेट हुई, ट्रेड डेट D0 से स्टार्ट हुई, D0 के बाद T+2 यानी कि ये सेटलमेंट पीरियड रहता है इनका, ठीक है, T+2 का। एंड फर्दर जब इन्होंने फिक्स डेट करनी है वो भी पर्टिकुलर T-2 बेसिस पर करेंगे, यानी कि सेटलमेंट डेट जो रखी जाएगी वो भी T-2 बेसिस पर रखी जाएगी। एंड उसके बाद मैच्योरिटी डेट जो होती है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की वो होती है अल्टीमेटली बाद में, यानी कि यहां पर जो प्राइस है वो पे कर दिया जाएगा अगले, यहां पर प्राइस जब रीप्राइसिंग होगी ना उसके हिसाब से पहले ही पे कर दिया जाएगा। लेट्स से केस कि अगर 6/12 का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाता हूं यहां पर पेजेस के ऊपर। यहां पर देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट की नॉमेनक्लेचर कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट की नॉमेनक्लेचर देखिए, अगर 6 मल्टीप्लाई बाय 12 एफआरए है, यानी कि एफआरए जो है वो 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, ये 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। एंड उसके बाद यहां पर रीप्राइसिंग यहां पर जाकर के हो जाएगी। एंड फर्दर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, यानी कि पर्टिकुलरली यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट इस डेट में हुआ, लेकिन यहां पर जो रेट फिक्स होगा वो पर्टिकुलर टी माइनस जिस दिन को सेटलमेंट होनी है उससे T-2 बेसिस पर आपकी सेटलमेंट होगी। एंड फॉर द इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए आपको जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर, गेटिंग पॉइंट और नॉट। अच्छा एक एग्जांपल और के थ्रू आपको समझाता हूं, 3x6 एफआरए के हिसाब से समझा देता हूं। यहां पर देखिए डायग्राम में, अगर 3x6 एफआरए की हम बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल 6 मंथ्स का टोटल टाइम पीरियड है, बीच में 3 महीने का वेटिंग पीरियड, दिस इज अ वेटिंग पीरियड, जैसे कि यहां पर बताया गया ना, दिस इज अ वेटिंग पीरियड, ये कितना है, 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी आगे कितना हो गया, ये भी आगे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो गया, टोटल जो टाइम पीरियड है वो यहां पर कितना है, टोटल टाइम पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर यहां पर ट्रेड डेट है, यानी कि जिस दिन में दोनों काउंटर पार्टीज आपस में शामिल हुई वो ट्रेड डेट हो गया, ये बेसिकली ट्रेड डेट के हिसाब से जो रेट बुक हो वो वाला होगा D0 के ऊपर, ठीक है, D0 से शुरू हो गया ये वाला, ठीक है। एंड आफ्टर डेट अब D0 बेसिकली T+2 था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेट से पहले के दो दिन का जो रेट था उसके हिसाब से रेट यहां पर फिक्स हो गया। एंड फर्दर अब यहां पर रीप्राइसिंग हुई है, इस पॉइंट पर जाकर के रीप्राइसिंग हुई है, अब इससे 2 दिन पहले का जो रेट था उसके हिसाब से यहां पर रेट फिक्स हो गया। एंड इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जिस अमाउंट के लिए, जिस पीरियड के लिए जो डिफरेंस था अमाउंट का पे किया जाएगा, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट जो था 6% था, लेट से बुक हुआ था, एंड जिस टाइम पर ये पर्टिकुलरली रीप्राइसिंग होनी थी उस टाइम पर रेट चेंज होकर के 8% हो गया, तो यहां पर ये 2% का डिफरेंस किस पीरियड के लिए पे किया जाएगा, वो ये वाला पीरियड है, वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, राइट। अब जब मैं 3x6 लिखता हूं इसका मतलब है वेटिंग पीरियड 3 महीने का है एंड टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 महीने का है, तो यानी कि टोटल यहां पर जो पीरियड है वो 6 महीने का एफआरए का। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना रहेगा, 6 - 3 ओवर दिया, 6 - 3 इज अ particularly contract period over there, getting my point? ओके, सो यहां पर कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो कॉन्ट्रैक्ट रेट या फिर जिसको एफआरए रेट कहते हैं, इंटरेस्ट रेट जो यहां पर नेगोशिएट हुआ है दो पार्टीज के बीच में ट्रेड रेट के ऊपर, यानी कि जो हमने जैसे 7% की एग्जांपल ली थी ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में, तो यहां पर ये एफआरए रेट हुआ, इसको क्या कहते हैं, एफआरए रेट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या रहता है, टाइम बिटवीन द सेटलमेंट डेट एंड द मैच्योरिटी डेट। अब ये आपके पास सेटलमेंट डेट थी, ये आपके पास सेटलमेंट डेट थी, जब रिप्राइसिंग हुई उसके बाद जब तक मैच्योर नहीं होता, ये वाला जो पीरियड है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। एंड फिक्सिंग डेट क्या होता है, यानी कि जब रेफरेंस डेट को डिटरमाइन किया जाता है, जब रेफरेंस डेट को डिटरमाइन किया जाता है वो पर्टिकुलरली सेटलमेंट डेट से पहले 2 दिन पहले, यानी कि T-2 डे बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी, दैट विल बी द फिक्सिंग डेट रेट ओवर देयर, उसको हम फिक्सिंग रेट कहेंगे। एंड एफआरए बायर कौन रहता है, एफआरए बायर वो काउंटर पार्टी रहती है जो कि बोरो करती है, जो बोरो करती है एफआरए रेट के ऊपर, ध्यान रखेंगे, एफआरए बायर वो रहता है जो बोरो करती है एंड एफआरए सेलर वो रहता है जो लेंड करती है, जो लेंड करती है कॉन्ट्रैक्ट रेट के ऊपर, एफआरए रेट के ऊपर। मास्टर अग्रीमेंट, अब इन दोनों का एक मास्टर अग्रीमेंट भी रहेगा, उसके बिहाफ पर ये ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एफआरए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। मैच्योरिटी डेट क्या होती है, मैच्योरिटी डेट जब यहां पर नोशनल लोन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, नोशनल लोन एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल लास्ट वाली डेट, दैट इज पर्टिकुलरली द मैच्योरिटी डेट, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी खत्म हो जाएगा। नोशनल अमाउंट जो उस टाइम पर पे किया जाएगा वो नोशनल अमाउंट पे किया जाएगा। नोशनल अमाउंट बेसिकली सेटलमेंट डेट के ऊपर ही प्री अपफ्रंट पेमेंट कर देते हैं ना, यू बेसिकली पे द अमाउंट अपफ्रंट ओवर देयर, यहीं पर पेमेंट कर दी जाती है। तो ये जो अमाउंट होता है इस डेट के लिए, जैसे मान ली 2% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, उसको डिस्काउंट किया जाता है, दैट इज बेसिकली डिस्काउंट, जो भी यहां पर डिफरेंशियल रेट होगा उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर डेट का
1 करोड़ का मान लीजिए नोशनल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, नोशनल अमाउंट था, उसके बेस पर यहां पर 2% के डिफरेंस के हिसाब से इसको डिस्काउंट किया जाएगा एंड देन दैट वैल्यू इज पेड टू व्हाटसोएवर पार्टी इज हैविंग द बेनिफिट ओवर देयर, राइट? दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू नोशनल अमाउंट जो पे किया जाएगा। फर्दर रिलेटेड टू रेफरेंस डेट। अब यहां पर जो इंटरेस्ट रेट इंडेक्स है वो पर्टिकुलरली कंपेयर किया जाएगा टू डिटरमाइन द सेटलमेंट अमाउंट ओवर देयर, यानी कि जिस बेस रेट के हिसाब से, बेंचमार्क रेट के हिसाब से चल रहे हो यहां पर, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेट द रेफरेंस रेट ओवर देयर। एंड सेटलमेंट अमाउंट क्या रहेगा, जो कि डिफरेंस कैलकुलेट किया गया, नोशनल अमाउंट होता है ना, वो जैसे नोशनल अमाउंट होता है वो सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। नोशनल अमाउंट हो गया जो टोटल सम था, ठीक है, जिसके ऊपर सम गारंटी दिया गया, वो हो गया आपका नोशनल अमाउंट, दैट इज अ नोशनल अमाउंट, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो पर्टिकुलर जिसके ऊपर सम गारंटी दिया गया, वो हो गया नोशनल अमाउंट। एंड जो अमाउंट एक्चुअल में पे किया जाएगा दैट इज अ सेटलमेंट अमाउंट ओवर दिया, यानी कि जो इस नोशनल अमाउंट के ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो डिफरेंस को कैलकुलेट करते हुए रेफरेंस रेट के हिसाब से एंड फर्दर जो आपका अभी का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से जो प्राइस है डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए आप जिस सम के ऊपर पे करते हो वो आपका नोशनल अमाउंट है। एंड जो सम पे किया जाएगा एक्चुअल में दैट इज द सेटलमेंट अमाउंट ओवर देयर। एंड सेटलमेंट डेट, जिस दिन को वो पे किया जाएगा दैट इज द सेटलमेंट डेट ओवर देयर। ट्रेड डेट, यानी कि जब वो ट्रांजैक्शन में दोनों काउंटर पार्टीज एंटर हुई है, नेगोशिएट की है, आपस में नेगोशिएशन करी है, दैट इज अ ट्रेड डेट ओवर देयर। वेटिंग पीरियड, यानी कि जब आपकी रिप्राइसिंग नहीं हो रही है, जब तक आपकी रिप्राइसिंग नहीं हो रही है, D1 से D3 का पीरियड यहां पर ऊपर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पीरियड है D1 से D3 तक का, दैट इज अ वेटिंग पीरियड ओवर देयर। ओके, इज दैट क्लियर? Now let's have a look at the calculation of settlement amount under the FRA। FRA के अंदर सेटलमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहली चीज आप ध्यान से समझिएगा कि ये आपके पास टोटल पीरियड है, ये आपके पास सेटलमेंट डेट है, दिस इज अ सेटलमेंट डेट। तो T-2 बेसिस के ऊपर जो भी रेट होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड फर्दर वो रेट कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास नोशनल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है जिसके ऊपर आपने इस रेट को कैलकुलेट करना है एंड फॉर द इस पीरियड के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके ऊपर, आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उसके ऊपर करेंगे। अब ये वैल्यू मुझे यहां पर देनी थी, ये वैल्यू देनी थी यहां पर जाकर के, लेकिन मैं पे कर दूंगा सेटलमेंट डेट के ऊपर ही। वो आज की डेट में ही यहां पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। वी जस्ट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ओवर देयर एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग कौन से रेट के ऊपर करेंगे, डिस्काउंटिंग कौन से रेट के ऊपर की जाएगी, ठीक है, दो यहां पर डिस्काउंटिंग रेट की जाएगी, दैट विल बी द सेटलमेंट रेट, यानी कि आप सेटलमेंट रेट के ऊपर यहां पर क्या करोगे, डिस्काउंटिंग कर लोगे इस पर्टिकुलर नोशनल अमाउंट के हिसाब से इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए एंड दैट वैल्यू विल बी सेटल्ड, एंड दैट विल बी सेटल्ड, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी है। अब यहां पे देखिए सेटलमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल था वो एंड फर्दर डिवाइडेड बाय आपने डिस्काउंटिंग कर ली सेटलमेंट रेट के हिसाब से इन डेज ऑफ, अपने पर्टिकुलरली क्या कर लिया, डिस्काउंटिंग कर ली है एंड वो वैल्यू यहां पर पे कर दी जाएगी। अगर तो सेटलमेंट रेट आपके पास ज्यादा रहता है कॉन्ट्रैक्ट रेट से, ध्यान से रखेंगे ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो FRA बायर जो होता था उसको फिक्स्ड रेट मिलता था, ध्यान में रखेंगे। तो अगर तो मेरे पास सेटलमेंट रेट जो है दैट इज ग्रेटर देन द कॉन्ट्रैक्ट रेट ओवर देयर, सेटलमेंट रेट यानी कि जो रीप्राइसिंग के बाद का हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रेट जो कि 7% था, हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिया था, ठीक है। अगर 7% यहाँ पर ये है, ये 9% है, तो उसके केस में बायर को, FRA बायर यानी कि जो फिक्स्ड रेट वाला पर्सन होता था उसको यहाँ पर पैसा मिलेगा, फिक्स्ड सेटलमेंट अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट रेट ज्यादा है सेटलमेंट रेट से तो FRA सेलर को यहां पर अमाउंट मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू, अगर सेटलमेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट के इक्वल है तो कोई भी सेटलमेंट नहीं पे करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ऑफ अमाउंट ही पे करना होता है, नॉट मोर देन दैट। नोटेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू FRA का यूज डिफरेंट पर्पजेस के लिए हो सकता है, आप अपने को सेफ गार्ड करने के लिए कर सकते हो। लेट्स से इसकी बी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फिक्स्ड चाहता है, फिक्स्ड इनकम चाहता है, नेवर वांट्स कि उसको फ्लोटिंग मिले, तो वो FRA में एंटर कर सकता है। सेफ गार्ड करने के लिए ट्रेडिंग पर्पज के लिए FRA का इस्तेमाल किया जा सकता है एंड FRA का इस्तेमाल यहाँ पर आर्बिट्रेज के लिए भी जा सकता है, यानी कि एक मार्केट में हमने डील की एक FRA की, दूसरे में दूसरे की कर ली एंड यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है, दैट इज आर्बिट्रेज हो गया, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वीकनेसेस की बात करें तो डेफिनेटली क्योंकि ये OTC कॉन्ट्रैक्ट है तो काउंटर पार्टी रिस्क शामिल रहेगा, डिफॉल्ट कर सकती है काउंटर पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में एंड साथ ही साथ यहाँ पर सूटेबल काउंटर पार्टी कई बार आपको नहीं मिलती है एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन को अटेन करने के लिए, राइट। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई होगी। तो फटाफट से हमारी जो वेबसाइट है दैट इज iibf.info, उसको यहाँ पर विजिट कर लीजिए एंड फर्दर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एंड यहाँ पर आपको वीडियोस PDF सब कुछ मिल जाएगा। सो डू एनरोल राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।